हेलो बेटा। तो लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है तो उस पर क्या लगेगा, उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। वो जो मैग्नेटिक फोर्स का जो एक्सप्रेशन आया था, वो मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन बेटा कुछ इस तरीके से आ गया था, DF = I DL क्रॉस B। इस टाइप का एक्सप्रेशन आ गया था। यानी कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स लगने वाली है ये DL एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लगने वाली, ये बात तो समझ में आ गई थी। अब इस पर थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा चलते हैं बेटा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है I DL B साइन ऑफ थीटा। थीटा जो है वो बेसिकली क्या चीज़ है, एंगल बिटवीन DL वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों के बीच ये थीटा एंगल है, ठीक है। तो ये DL की डायरेक्शन क्या होगी, ऑलरेडी वैसे बता चुके हैं। DL की डायरेक्शन क्या होने वाली है, द डायरेक्शन ऑफ DL वेक्टर is taken along the direction of current। जो करंट की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन के अंदर DL वेक्टर की डायरेक्शन ली जाएगी। तो एक सिंपल सा एक केस आपको करते हैं। ये देखो बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा क्रॉस, और लेट अस से कि ये आपका कोई कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग रॉड है जिसकी लेंथ L है, और बेटा इसमें इस डायरेक्शन में करंट I बह रहा है। आपको इस पर बताना है कि मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगी और क्या उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो बेटा देखो, अगर आपको टोटल फोर्स चाहिए तो टोटल फोर्स के लिए तो क्या करना पड़ेगा, I इंटीग्रल DL क्रॉस B, ये बात है। तो देखो B अंदर की तरफ है और DL इधर है, तो दोनों के बीच में यहाँ पे जो एंगल आएगा वह एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। देखो ना बेटा, DL यहाँ है और B अंदर की तरफ है, तो दोनों के बीच में ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। तो बेटा, और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो F क्या हो जाएगा, I DL B साइन ऑफ 90 डिग्री। सो F I इंटू B साइन 91 हो गया इंटीग्रल DL। भाई मान लो कि हमने कोई छोटा सा एलिमेंट ये लिया था DL, तो इसको थ्रू आउट जोड़ दोगे तो टोटल लेंथ L आ जाएगी। तो F BI इंटू L। ये जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आई है ये और देख लो बेटा, देखो DL तो इस तरफ है और B अंदर की तरफ है, तो इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा आपका, वह मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा बेटा, ऐसे इस तरफ ही मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। और देखो भाई, मैं ये कहता हूँ कि ये मैग्नेटिक फोर्स है, ये वायर कोई है AB और इस फॉर्म के अंदर है और लेंथ L है, ठीक है बेटा। आपको बताना है कि इस वायर पर मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी, इस वायर पर मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी। तो बड़ी दिक्कत है कि जो पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें तो क्या था, हर एक पॉइंट के ऊपर बेटा जो DL एलिमेंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो हर जगह DL की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। इंटीग्रल DL में गड़बड़ हो रही है।
किसमें गड़बड़ हो रही है? इंटीग्रल डीएल के अंदर गड़बड़ हो रही है। तो इस तरह की चीज़ का कैसे समाधान हो, है ना। यहाँ पे इंटीग्रल डीएल का मतलब सिर्फ ये नहीं कि लेंथ को जोड़ना है, आपको इंटीग्रल डीएल का मतलब है कि ये जो वेक्टर एलिमेंट है इसको जोड़ना है। तो इसको जोड़ना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मान लो कि मुझे टोटल लेंथ दे रखी है कि भाई ये जो टोटल लेंथ है इसकी वो 1.5 है, लेटेस्ट से जो टोटल एक्चुअल लेंथ ऑफ द वायर है हमें दे रखी है इस मान लो सवाल में 1.5 एल है। तो आप बेटा ये अगर आप करते हो कि F = B × I × 1.5 एल, बिल्कुल गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप इंटीग्रल डीएल को इंटीग्रेट कर रहे हो, जो वेक्टर डीएल एलिमेंट है उसको इंटीग्रेट कर रहे हो, आप सिंपल डीएल को इंटीग्रेट नहीं कर रहे जैसा कि आप डिस्टेंस में करते हो। माने कि यहाँ वेक्टर एडिशन होने वाला है। तो सर वेक्टर एडिशन होने वाला है तो फिर इस तरह को कैसे जोड़ेंगे? जरा मैं धीरे धीरे तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, जरा समझना बेटा। बड़ा सिंपल सा केस, मान लो कि ये कहानी हो, करंट ऐसे बह रहा हो, आइए और अब इंटीग्रल डीएल निकालना हो। तो इंटीग्रल डीएल देखो इस वाले केस में क्या करते हैं आप कि सर दिस लेंथ, मान लो कि ये लेंथ 1 L1 वेक्टर और ये बेटा L2 वेक्टर, तो आप क्या करते हैं L1 वेक्टर जमा L2 वेक्टर और ट्राइंगल लॉ से इस्तेमाल करते हैं इसको, और आप कहते हैं कि सर ये आपका क्या है, दिस इज योर वेक्टर L जो आपको एक्चुअल में चाहिए। बोलो सही बात है। चलो दो से ज़्यादा हो तो पहले समझ लेते हैं बेटा, क्योंकि डायरेक्ट रिजल्ट हम यूज़ करने वाले विच विल बी यूज इन EMI ऑल्सो। EMI में भी सिमिलर रिजल्ट एक यूज़ होगा जो अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, उसको ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं पक्का। चलो ये तो दो थे, तो दो वायर थे, तो मैंने क्या किया, ये A पॉइंट था और ये B पॉइंट था, तो इनको जोड़ दिया। चलो बहुत क्या, एक और एग्जाम्पल देख लो। चलो मान लो ये था, कुछ इस शेप के अंदर है, करंट ऐसे बहेगा भाई एक बात देखो कि यहाँ पे आपने ट्राइंगल लो तभी लगा पाए जब इस वेक्टर की डायरेक्शन और इस वेक्टर की बोथ आर इन द सेम ऑर्डर, है ना, दोनों सेम ऑर्डर में। जब इसका टेल खत्म हो रहा है, हेड खत्म हो रहा है, तो टेल शुरू हो गया, है ना, तभी आपने ऑपोजिट ऑर्डर में ये वाला वेक्टर लगा दिया। चलो 3 वेक्टर हैं इस बार, ये वेक्टर L1, ये वेक्टर L2 और ये वेक्टर L3। तो वेक्टर L1 जमा, है ना, ये इनका जब वेक्टर एडिशन होने वाला होगा तब आप इसका रिजल्टेंट बेटा ट्राइंगल लॉ से फिर से ऐसे लिख देंगे, ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B था, आप इसका रिजल्टेंट फिर से ये लिखेंगे कि ये वेक्टर L तो ये होगा सर, विच विल बी इक्वल टू वेक्टर L1 जमा वेक्टर L2 जमा वेक्टर L3। बोलो इतना क्लियर है सभी को कि भैया इस तरह का वेक्टर एडिशन होने वाला है। तो अब एक बात और ज़रा सोचो कि अगर 3 से ज़्यादा वेक्टर हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 1000 हो, तो फिर आप कैसे एडिशन करेंगे? फिर आप ट्राइंगल उससे पॉलीगन लो से वेक्टर एडिशन करेंगे। पॉलीगन लो याद करो, पॉलीगन लो कि सर ये क्या, जितने मर्जी ऐसे वेक्टर लग रहे हों, याद करो बेटा पॉलीगन वेक्टर में क्या होता था कि जितने मर्जी वेक्टर लग रहे हैं और रिजल्टेंट जो आता था वो जहाँ से आपने शुरू किया और जहाँ वो फाइनल वेक्टर ख़त्म हुआ उनको ऐसे जोड़ देते थे। उस पॉलीगन को सिर्फ कंप्लीट करना होता था, यानी कि ये वाली चीज़ आ रही थी। अब जरा थोड़ा सा अब थोड़ा सा जनरलाइज करते चीज़ों को, चाहे मैं यहाँ देखूँ, चाहे मैं यहाँ देखूँ, चाहे मैं यहाँ देखूँ, हर केस में जो L इफेक्टिव है, मैं बेटा इस L वेक्टर को क्या बोलता हूँ, L इफेक्टिव जो मेरे फार्मूले में काम आएगा वो एक्चुअल में काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द 2 पॉइंट्स है। चाहे मैं यहाँ पे देखूँ, समझने का तरीका, अब लॉजिकल क्या होगा वो अभी समझाऊंगा। काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट A और B के बीच में पार्टिकल यहाँ से गया हो, ए काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज दिस लेंथ L। इस वाले केस में पार्टिकल चाहे ऐसे गया हो लेकिन काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज दिस। इस वाले में भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है। अब कहोगे सर ऐसा हो क्यों रहा है? अरे ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल में ऐसा कौन कर रहा है? एक्चुअल में ऐसा वेक्टर एडिशन का पॉलीगन लॉ कर रहा है। देखो, और मैं कहता हूँ कि ये लो, जो तुम इसकी बात कर रहे थे, ये लो, ये लो, ये लो, ये बना दिया आपने। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आप मान लो कि छोटे छोटे लेंथ के क्या हैं, ये पॉलीगन बने हुए हैं। तो अगर पॉलीगन बने हुए हैं तो इसका भी तो अल्टीमेटली जो खेल आएगा वो यही लेंथ आने वाली है।
यानी कि हमें इस बात को समझ जाना चाहिए कि जो शेप ऑफ द वायर है उसका कोई खेल नहीं है, जो उसका इनिशियल जो पॉइंट है और उसका फाइनल पॉइंट जो है, उन दोनों के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट टाइप वाली जो लेंथ है वही एक्चुअल में हमारे फॉर्मूले में एल इफेक्टिव का काम करेगी। नोट करें बेटा सभी लोग ये बात, नोट, राइट अ शॉर्ट नोट कि मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड शेप ऑफ द वायर पर डिपेंड नहीं करेगा, शेप ऑफ द वायर पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि यह इस बात पर डिपेंड करेगा कि वायर के दोनों एंड्स के बीच इफेक्टिव लेंथ कितनी है, और यह लेंथ हम बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे दो पॉइंट्स के बीच डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं, दो पॉइंट्स के बीच डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। कोई आपसे ये पूछ सकता है कि भैया आपने इंटीग्रल डीएल को सीधा टोटल लेंथ से इस वाले केस में 1.5L क्यों नहीं लिखा? तो आप उसका जवाब क्या देंगे कि सर इंटीग्रल डीएल में मैं स्केलर को ऐड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लेंथ को ऐड नहीं कर रहा, उसके साथ एक चीज़ और है बेटा, और वह चीज़ है उसका वेक्टर, उसकी डायरेक्शन। तो वो फिर मुझे कैसे ऐड करना पड़ेगा? वो पॉलीगन लॉ से ऐड करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये बात समझ में आ गई। जो मर्जी शेप हो तो उसको इस तरह से एल इफेक्टिव लिखेंगे। अब जरा इसको क्वेश्चन जो हमने ओरिजिनल जो क्वेश्चन लिया था उस क्वेश्चन पे आते हैं और फिर और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी कि ये चीज़ ऐसे नहीं होगी। तो भाई इसको देखो कैसे समझेंगे। सर ये जो पूरा का पूरा जो खेल है ना, इट इज़ ए काइंड ऑफ दिस, ए और बी के बीच की ये लेंथ है L, माने कि चाहे आप इसको रख दो चाहे इस L लेंथ की रॉड को रख दो, दोनों पे सेम ही फोर्स लगने वाला है। दोनों पे क्या होने वाला है? सेम फोर्स लगने वाला है बेटा। सेम फोर्स का मतलब समझो कि देखो करंट इसमें ऐसे लग रहा था, ऐसे जा रहा है आई करंट। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करो, कंफ्यूज मत हो जाना, ये दो बी से एक काम करो, इसको P लिख लो, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है और वो क्या है। ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, क्रॉस है मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देखो बेटा, आपको डीएल क्रॉस बी चाहिए, तो डीएल तो बेटा आई की डायरेक्शन में होगा और बी अंदर की तरफ। तो आप देखोगे कि इस पर मैग्नेटिक फोर्स ऐसे आ रहा है, ये नेट मैग्नेटिक फोर्स आएगा। इस पूरे सेटअप को इससे रिप्लेस किया जा सकता है। द होल सेटअप कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस वन, इससे रिप्लेस कर सकते हैं आप लोग। तो ये द कॉन्सेप्ट ऑफ एल इफेक्टिव शुड बी इन योर माइंड। EMI में भी ऐसा आएगी, ऐसी चीज़ें आएंगी, बट आपको भूलना नहीं है बेटा, ठीक है। तो चलो एक और बढ़िया सा क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं कि ये कोई क्लोज्ड लूप है, कैरिंग करंट आई और मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दो भाई, ये लो मैग्नेटिक फील्ड, ये लो मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। फाइंड, ये बेटा बहुत बढ़िया सा इस पर क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा, फाइंड नेट फोर्स ऑन दिस करंट कैरिंग लूप। ये कोई करंट कैरिंग क्लोज लूप है, इस पे आपको नेट मैग्नेटिक फोर्स बतानी है।
तो भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई आप इस पे देखो, मैं कहता हूँ कि छोटा सा एलिमेंट ही मानोगे आप, तो आप कैसे लिखोगे उसके ऊपर फोर्स, डी एफ इज इक्वल टू आई इंटीग्रल डी एल क्रॉस बी। यहाँ पे बेटा इंटीग्रल डी एल जो है उसका जो वेक्टर सम है वो तो जीरो आने वाला है, ऐसा मुझे दिख गया है। कारण क्या है कि आपने एक टाइप से कैसा पॉलीगन बना लिया, आप जरा सोचो कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं बेटा। ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है, इनका रिजल्टेंट तो मुझे लगता है जब भी कोई एक क्लोज पॉलीगन सेम ऑर्डर में आप सारे वेक्टर्स को रख के बनाएंगे तो उसका रिजल्टेंट जीरो ही आएगा। इसी तरह से इंटीग्रल डीएल भी क्या आ गया, इंटीग्रल डीएल भी जीरो आ गया। तो भैया यहाँ पे नेट फोर्स जीरो आ गया, तो आप पॉइंट लिख लो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्लोज्ड लूप पर हमेशा नेट मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगी। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैं यूनिफॉर्म क्यों बोल रहा हूं बेटा, क्यों, अभी उसका मतलब समझ में आ जाएगा। कारण क्या है कि हर जगह b की वैल्यू सेम है, तभी मैं इस इंटीग्रल इसको b से बाहर लेके आ पाया। तो बेटा उसको करो जरा, ध्यान लिखो जरा कि इन एनी क्लोज लूप द नेट मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो बिकॉज इंटीग्रल dl इज जीरो, because integral dl is zero। और देखो बेटा इसमें और अच्छी बात तुम्हें बताता हूं। अब सवाल ये है कि नेट मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो हो गया, क्या इंडिविजुअल एलिमेंट्स पर फोर्स भी जीरो है क्या? नहीं, इंडिविजुअल एलिमेंट्स पर फोर्स जीरो नहीं है बेटा। कारण क्या है कि यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा, मान लो इधर, तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट कोई ना कोई पॉइंट होगा जो इसकी फोर्स को क्या कर रहा होगा, कैंसिल आउट कर रहा होगा, है ना। डी एल क्रॉस बी फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है बेटा इस केस में, तो ठीक है। तो बेटा क्या बात आप कहोगे यहाँ पे, इस केस में क्या कहोगे कि नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन individual element is not zero। वो जो इंडिविजुअल एलिमेंट के ऊपर जो फोर्स की बात कर रहे हो वो इंडिविजुअल एलिमेंट पर फोर्स जीरो नहीं है बेटा, है ना। मतलब हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट पर तो फोर्स है, बट ओवरऑल नेट मैग्नेटिक फोर्स जीरो बन गया है आपका। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें अभी क्वेश्चन करेंगे थोड़ी देर बाद कि ये जो लूप है बेटा ये किस शेप में आ जाएगी। ये बेसिकली एक सर्कुलर शेप के अंदर आ जाएगी। इट विल एक्वायर एन, नॉट दिस वन। अभी जो क्वेश्चन करेंगे जब बताएंगे उसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे सेट करेंगे उसमें। चलो आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं पहले कि ये लो, ये कोई सेमी सर्कुलर वायर है बेटा जिसमें करंट I बह रहा है और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है। इस पर नेट मैग्नेटिक फोर्स बताना है। तो भाई नेट मैग्नेटिक फोर्स का मतलब सर सिर्फ आप L इफेक्टिव देख लो, बाकी की कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई यहाँ से करंट शुरू हुआ था और यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो A और B के बीच की, यानी कि यहाँ पे बेटा L इफेक्टिव मैं लिखूँगा, तो मुझे लगता है कि वो लेंथ AB के बराबर आना चाहिए, लेंथ AB। तो लेंथ AB, इसका रेडियस R है, तो R ये तो टोटल डिस्टेंस 2R हो गया बेटा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा दैट विल बी इक्वल टू B इंटू I इंटू L की जगह 2R लिखना पड़ेगा बेटा। एंड दिस सिचुएशन विल बी लाइक दिस कि A और B के बीच में एक रॉड रखी है जिसमें करंट इस डायरेक्शन में है, तो DL क्रॉस B, इस पर नेट मैग्नेटिक फोर्स बेटा ऐसे लग रही होंगी। ये थोड़ा सा आपको और विजुलाइज करवाता हूँ कि सर ये वाली चीज़ इसके बराबर कैसे है ना। ये थोड़ा सा आपको विजुलाइज करवाते हैं। देखो जरा यहीं पे करवाते हैं। देखो भाई छोटा सा एलिमेंट देख लो कोई, ये लो DL एलिमेंट। DL क्रॉस B जब आप करोगे बेटा तो इस पर जरा आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स भाई ऐसे लग रहा है। मान लो बेटा ये ऐसे फोर्स लगा दिया आपने,
कुछ फोर्स DF ऐसे लग गया। जब फोर्स DF ऐसे लगेगा तो मैं कहता हूँ कि इसको ऐसा करो, दो पार्ट में रिजॉल्व कर लेते हैं। मान लो ये एंगल थीटा है बेटा, तो इधर तो ये क्या आ गया DF साइन थीटा, और इस तरफ क्या आ गया बेटा ये DF कॉस थीटा। इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो पॉइंट है बेटा, वहाँ पे DL की डायरेक्शन नीचे होगी ऐसे, और उस पर जो फोर्स लगेगा DL वो ऐसे लग रहा होगा बेटा, फोर्स F उस पर ऐसे लग रहा होगा। अब जब आप यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे भाई थीटा वो था तो यहाँ पे भी थीटा ही बनेगा, तो DF कॉस थीटा बन जाएगा बेटा, और ये यहाँ पे DF साइन थीटा बन जाएगा। ये DF कॉस थीटा इसको कैंसिल कर देगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो DF कॉस थीटा वो इसको कैंसिल कर देगा, तो ये वाला जो कंपोनेंट है DF कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल वाला जो कंपोनेंट है फोर्स का, वो नेट फोर्स तो जीरो बन जाएगा, सिर्फ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है बेटा ऐसे, तो वो यही आ रही है। ये तुम्हें थोड़ा सा फील करवा दिया है कि इस तरीके से ही आएगा। एक्चुअल में फोर्स की डायरेक्शन ऐसे लग रही होगी, इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि हर एलिमेंट के ऊपर तो फोर्स लग रही होगी, नेट फोर्स जीरो होगी इस वाले केस में, क्योंकि इस वाले केस में वर्टिकल कंपोनेंट्स में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, इसको क्लोज करते ही जो ऊपर की तरफ यहाँ से वो नीचे वाले के से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखना है। इसको है ना और थोड़ा सा देखो, और तुम्हें और बढ़िया मज़ेदार क्वेश्चन करवाता हूँ इसी पे। ज़रा सोचो कि भाई मैं ऐसा कर दूँ, ये और इसको कंप्लीट कर दिया ऐसे। अब जो मैं लॉजिक तुम्हें समझा रहा था अब तुम्हें और बढ़िया से समझ में आएगा, समझो ज़रा इस लॉजिक से उल्टा। अब ऐसे नहीं करूँगा, अब जो एक्चुअल में जो पहले लॉजिक समझाया था उससे चलते हैं। देखो कि सर क्लोज लूप है, अरे क्लोज लूप है ना, तो क्लोज लूप है तो इस पर नेट फोर्स तो जीरो होनी चाहिए, ये कंफर्म है। नेट फोर्स क्या होनी चाहिए, नेट फोर्स सर जीरो होनी चाहिए, चलो ये बात तो कंफर्म है, ठीक है। अच्छा एक बात देखो कि ये वाला जो वायर है सर इस पर फोर्स लगेगी ना, मैं छोड़ देता हूँ कि अभी ये लूप का पार्ट है, बट इसको मैं अभी क्लोज लूप वाले फॉर्म से नहीं देखता हूँ, मैं सिंगल एलिमेंट के फॉर्म में देखता हूँ। तो सर DL क्रॉस B, जरा सभी लोग अपना राइट हैंड चलाएंगे तो सबको दिखाई देगा कि DL क्रॉस B करने के कारण से इस पर फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है क्या। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल सा एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, उस पर DL क्रॉस B से मैंने डायरेक्शन देख लिया। नेट फोर्स अगर जीरो है तो इसका मतलब वो तभी जीरो हो सकती है जब बचे हुए पार्ट पर नेट फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो, यही तो बताया अभी। जो तुम्हें लॉजिक से बताया वो चीज़ तुम्हें यहाँ पे सिंपल और तरीके से समझ में आ गई कि सर क्लोज लूप है तो नेट फोर्स जीरो होगी, है ना। दो तरीके से समझ लो कि नेट फोर्स अगर मैं ये मान लेता हूँ कि भाई क्लोज लूप है उस पर नेट फोर्स जीरो होगी, अगर मैं ये मानता हूँ तो उस केस में भाई इस पर तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो यानी कि जो बचा हुआ जो पार्ट है उस पर नेट फोर्स कहाँ लगेगा बेटा, नेट रिजल्टेंट जीरो करने के लिए वो तो ऊपर की तरफ लगेगा। एक लॉजिक। दूसरा लॉजिक समझो कि सर मुझे नहीं पता कि इस पर नेट फोर्स जीरो है, लेकिन मुझे इस पे तो मालूम है ना, इस पे नेट फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और ऊपर वाले इस वाले पार्ट पे नेट फोर्स कहाँ है, ऊपर की तरफ ही है, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो भी F नेट जीरो होना चाहिए। ये लॉजिक है, वो समझने का तरीका है कि डायरेक्शन ऐसे होगी, इस पे नेट फोर्स जीरो होगी, लेकिन इंडिविजुअल एलिमेंट्स के ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ बेटा, ये बात भी ध्यान आप ही को रखनी होगी, ठीक है। चलो और अगर बात करें, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ये नोट करो एक बार, आप पहले फटाफट से नोट कर लो इसको। तो देखो बेटा और क्वेश्चंस करते हैं जरा। ये रेडियस 2r है और ये वाली लूप का रेडियस r है, करंट IS है। इस पे आपने नेट फोर्स बताना है बेटा कि नेट फोर्स कितना होगा। डायरेक्शन का ध्यान रखना बेटा, खास डायरेक्शन ऑफ करंट का।
देखो बेटा इस क्वेश्चन, अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्शन क्रॉस लिख देते हैं। तो भाई यहाँ पे अगर मैं ऐसा करो, पहले ये ए मान लो, ये पॉइंट P मान लो और ये पॉइंट Q मान लो। A से P में अगर बात करूँ तो बेटा ये आपकी L इफेक्टिव होगी विच विल बी इक्वल टू 2R, और ये डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। तो DL क्रॉस B, इस पे ऊपर की तरफ एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, उसको F1 से लिख देता हूँ बेटा B इंटू I इंटू 2R, और ये डायरेक्शन अपवर्ड है। इस वाले वायर पे बात करूँ तो P से Q इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, एक्चुअल में P से Q की तरफ करंट जा रहा है, तो DL क्रॉस B, इस पर भी ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है बेटा, और वह फोर्स हो जाएगा आपका B इंटू I इंटू 4R, 2R जमा 2R 4R, तो नेट फोर्स बेटा ऐड हो जाएगा, तो नेट फोर्स इसमें कितना आ जाएगा 6BIR, F नेट इज इक्वल टू 6BIR। और बेटा नेट फोर्स की जो डायरेक्शन रहेगी वह अपवर्ड डायरेक्शन रहेगी, दैट विल बी द अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन वो रहने वाली है। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। इस शेप के अंदर है ना, ये ऐसे इस लाइन के साथ 90 डिग्री ऐसे बना रहा है, यहाँ पे नेट फोर्स कितना होगा? तो भाई कोई दिक्कत नहीं, करंट ऐसे मूव कर रहा है मान लो, तो भाई इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो वो कितने आ जाएगी, √ L1 स्क्वायर माइनस L2 स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और इस केस में बेटा करंट की जो डायरेक्शन है वो देखो फिर से यहाँ से यहाँ जा रही है, इस तरह से है ना, I इस तरह से है, तो DL क्रॉस B ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, और बेटा वो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, B इंटू I इंटू √ L1 स्क्वायर माइनस L2 स्क्वायर। इफेक्टिव लेंथ आपको देखनी है बेटा, क्या देखना है आपको? आपको इफेक्टिव लेंथ देखनी है। और देखो बेटा आप चाहो तो ये क्वेश्चन ट्राई भी कर सकते हो एक बार। करंट आई है बेटा ना, ये R और ये भी R, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस एलिमेंट। आपको इस एलिमेंट के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स बताना है क्या होगा। ये जो है आपकी तो क्लोज्ड लूप है, अब जो मर्जी इसकी शेप हो, जो नेट फोर्स इस पे आएगी बेटा वो नेट फोर्स 0 आएगी, बिकॉज दिस इज ए क्लोज्ड लूप, दिस इज ए क्लोज्ड लूप। और भाई क्लोज्ड लूप में तो नेट फोर्स आपका क्या होगा, नेट फोर्स आपका 0 हो जाएगा। चलो और देखो बेटा क्वेश्चन, मान लो कि कोई करंट है I बराबर I0 J कैप, वो ऐसे मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड है किसी रीजन में, दैट इज़ लाइक B0 J कैप प्लस B0 K कैप, ये मैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, अब सवाल ये है कि ए वायर ऑफ लेंथ is kept along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक वायर को पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हमने रख दिया है, यू हैव टू फाइंड नेट फोर्स ऑन इट, फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। उस पर बेटा आपको नेट फोर्स बताना है कि कहाँ होगा। देखो कर देते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। भाई जो आपको नेट फोर्स चाहिए दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल IDL वेक्टर क्रॉस B। तो ये यहाँ पे कहने का मतलब था कि करंट जो है वो J कैप डायरेक्शन में बह रहा है बेटा,
जो करंट जो है वो आपका जे कैप में नहीं, सॉरी आई कैप में बह रहा है करंट। आई इज इक्वल टू आई नॉट इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ऐसे लिख लो, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो आई तो बेटा कितना है आपका, आई नॉट है। ये जो डी एल है, मान लो कि आपने छोटा सा एलिमेंट डी एल ही मानना था, लेकिन उसकी डायरेक्शन आपको लिखनी पड़ेगी, उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव आई क्या लूँगे, तो आई कैप क्रॉस बेटा जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड फिर से लिखना पड़ेगा आपको। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी नॉट जे कैप प्लस बी नॉट के कैप, इस तरीके से। तो आई नॉट बाहर है ना बेटा। तो सबसे पहले तो आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना होगा ना, डी एल क्रॉस, अच्छा डी एल वेक्टर आई क्रॉस, अरे इस वेक्टर को पहले इसको सॉल्व ही कर लो ना, इस क्रॉस प्रोडक्ट को। यहीं पे देखो ए क्रॉस बी वाले फॉर्मेट से अगर मैं देखूं तो भाई आई कैप, जे कैप और के कैप। तो डीएल का तो सिर्फ यहाँ पे तो डीएल आएगा, बाकी का कोई कंपोनेंट इसका है नहीं। बी का एक्स कंपोनेंट 0 है, यहाँ पे बी नॉट आएगा और ये बी नॉट आएगा। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करूँ अगर बेटा, तो आई तो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। माइनस जे की बात करूँगा तो ये बी नॉट डी एल आ जाएगा। और भाई के कैप की अगर बात करूँगा तो प्लस के नॉट, और बेटा ये कितना आ जाएगा, बी नॉट डी एल, ये आ जाएगा आपका अल्टीमेटली। इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, एफ इज इक्वल टू आई नॉट बाहर। देखो क्या ये पूरा क्रॉस प्रोडक्ट आपने क्या लिख दिया भाई। मैं तो कहता हूँ कि एक काम करो, बी नॉट को भी बाहर ले आओ। करंट आई नॉट था तो आई नॉट रहने दो, और बी नॉट भी बाहर आ गया। इंटीग्रल देखो क्या क्या बच गया आपका। यहाँ पे बेटा एक सेकंड, डायरेक्शन नहीं लिखी, ये रीजिए डी एल जे कैप प्लस डी एल के कैप, ये डायरेक्शन आ गई। इस फॉर्मेट में ही आ गया है। अब आप चाहे इसको इंडिविजुअल सॉल्व कर लो, है ना। इनको क्या कर सकते हो, इंडिविजुअल भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो इसको ऐसे लिख ले कि आई नॉट बी नॉट, भाई ये वाला इंटीग्रल डी एल क्या बन जाएगा, वो तो टोटल लेंथ तो एल ही है, तो माइनस एल जे कैप प्लस एल के कैप, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो बी नॉट आई नॉट एल के कैप माइनस जे कैप। ये आपका वेक्टर फॉर्म के अंदर फोर्स का वैल्यू आ गया, नेट फोर्स का वैल्यू आ गया। करो बेटा जल्दी से नोट, फटाफट नोट करो। करो नोट करो। हमने कोई करंट कैरिंग लूप बेटा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया है, तो कोई भी लूप होगा अल्टीमेटली वो एक किस फॉर्म के अंदर आ जाएगा, एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर आ जाएगा। एक सर्कल वो बना लेगा इस तरह से। जैसा कि आपने बेटा ये चीज़ पढ़ी होगी कहाँ पे, आप याद करो कि सोप बबल के ऊपर आप एक अगर कोई थ्रेड रख दिया करते थे और उसको फिर क्या करते थे, अगर पिन से, है ना, याद करो बेटा ये थोड़ी सी चीज़ कि अगर ये कोई भी सोप बबल के ऊपर आपने ऐसा रख दिया सोप फिल्म के ऊपर और फिर किसी पिन से इसको पिंच कर देते थे, तो क्या होता था कि ये जो है वो सर्कुलर फॉर्म के अंदर आ जाया करती थी ड्यू टू सरफेस टेंशन। बिल्कुल ऐसी की ऐसी कहानी यहाँ पर भी होने वाली है, देखो। और वहाँ पे भी फिर हम टेंशन निकाला करते थे। ज़रा यहाँ की बात करते हैं, हम यहाँ टेंशन कैसे निकालें। तो मैं कहता हूँ कि इसका कोई भी छोटा सा एलिमेंट मैंने कंसिडर कर लिया ऐसे,
अप्रोच सेम ही रहती है, चाहे आप वहाँ पे सरफेस टेंशन निकालते हो, चाहे यहाँ पे कैलकुलेट करते हो, चाहे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी जब बात करते थे ना, उसको मूव करवाते थे, तो उस टाइम पे भी जो फोर्स लगती थी या टेंशन की जो बात करते थे ऐसे ही निकाला करते थे। तो देखो कैसे करते हैं इसको। मैं मान लेता हूँ कि भाई ये लो ऐसे कि ये एंगल θ/2 है और ये एंगल भी θ/2 है, ठीक है भाई। यहाँ पर इस एलिमेंट पे टेंशन लगेगा, टेंजेंशियल लगता है हमेशा। ये एंगल अगर θ/2 है तो मैं ज़रा तुम्हें समझा देता हूँ, वैसे बार बार समझाने की आवश्यकता है नहीं। ये θ/2 तो ये भी θ/2, तो बेटा ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो ये ये 90 माइनस θ/2 तो ये θ/2 हो गया, और यहाँ पे टेंशन T मान लिया। सिमिलरली यहाँ पे टेंशन T मान लिया, और ये जो एंगल है बेटा आपका, ये एंगल ये T, ये एंगल आपका θ/2 आ गया। एंगल बहुत स्मॉल है, छोटा सा एलिमेंट लिया है बेटा हमने, और इसका रेडियस R दे ही रखा था। अच्छा एक बात देखो, इतना जो पार्ट है बेटा, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो फोर्स कहाँ लग रही है? वह फोर्स आपकी ऊपर की तरफ लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स। वो मैग्नेटिक फोर्स आपके ऊपर की तरफ लग रही है। इतना छोटा सा एलिमेंट है कि मान लेते हैं ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट एलिमेंट ही है, तो वो फोर्स कितना लगेगा इस पर? B इंटू आई इंटू बेटा ये लेंथ आपकी कितनी है? वो R इंटू थीटा। बहुत छोटा सा एलिमेंट लिया। आप कहोगे सर भाई इन दोनों पॉइंट्स के बीच का इक्विवेलेंट निकालो। मैं कह रहा हूँ दिस आर्क इज़ वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सा एलिमेंट मैंने लिया, यूँ मान लो कि इतना सा ले लिया यार। अब इसके लिए तो क्या है, इसके लिए तो ऑलमोस्ट जो सर्कुलर पार्ट है और जो स्ट्रेट पार्ट है वो तो सेम ही रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो भाई यहाँ पे आप जरा फोर्सेस को रिजॉल्व करो, इस टेंशन को रिजॉल्व करो। तो बेटा ये आया कि T cos θ/2, और ये इधर कितना आ गया बेटा? T sin θ/2। इसको रिजॉल्व करोगे तो फिर से ये वाला पार्ट क्या आएगा? T sin θ/2, और ये जो पार्ट आएगा ये आएगा T cos θ/2। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि जो T cos θ/2 वाला जो पार्ट है वो तो कैंसिल आउट कर गया। T cos θ/2 वाला जो पार्ट है वो बेटा क्या कर गया है? वो कैंसिल आउट कर गया है। तो यानी कि इंटीग्रल T cos θ/2 वाला जो पार्ट है, समेशन लिखो इसको। तो देखो ऊपर की तरफ तो बेटा एक फोर्स लग रहा है कितना? BIR इंटू थीटा, और इस तरफ कितना फोर्स लग रहा है? 2T sin θ/2। नाउ सिंस एंगल इज स्मॉल, तो बेटा मैं क्या लिख देता हूँ कि sin θ/2 है इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू θ/2, θ/2 के बराबर हो जाएगा। तो BIR थीटा ये किसके इक्वल हो गया? 2T इंटू θ/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो गया। दिस विल बी योर टेंशन, B इंटू आई इंटू आर। ये सवाल पता नहीं कितनी बार कितने एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि इसमें टेंशन आपको बतानी है, एंड द आंसर शुड बी BIR। नोट करो बेटा इसको। नेट फोर्स इस पर जीरो होगी बेटा, नो डाउट, बट टेंशन विल नॉट बी जीरो। इंडिविजुअल पार्ट पर फोर्स भी जीरो नहीं होगा। जल्दी से नोट करो, फिर आगे और करते हैं क्वेश्चंस। करो जल्दी। चलो बेटा, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस करते रहेंगे साथ साथ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज magnetic force between the two long parallel wires. Magnetic force between two long current carrying parallel wires. Current carrying parallel वायर्स। देखो भाई, अच्छा इसमें भी बेटा दो केस होंगे, तो इसमें ज़रा पहला केस करवा देता हूँ। केस फर्स्ट, करंट इज फ्लोइंग
इन द सेम डायरेक्शन। भाई दो वायर्स है ना, तो दोनों में जो करंट की डायरेक्शन है बेटा, वो करंट की डायरेक्शन सेम मान रखी है हमने। ये I1 मान लो, ये करंट बेटा आप I2 मान लो, सेम करंट है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D। इन दोनों के बीच में फोर्स, पहली बात तो कि सर लगेगी कि नहीं लगेगी, लगेगी तो कितनी लगेगी और क्यों लगेगी। देखो भाई ध्यान से समझो पहले इसका कंसेप्ट, इसका डेरिवेशन बड़ा आसान से। भाई मैं कहता हूं कि एक बात देखो कि ये इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर, तो इसके कारण से इस वाले रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगा। ध्यान से समझो बेटा कि अगर मैं बात करूं वायर नंबर 1 का, तो वायर नंबर एक लॉन्ग वायर है, करंट कैरिंग वायर है, जिसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसके अराउंड। तो यानी कि इस वाले रीजन में भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, एंड यू कैन सी द डायरेक्शन इज क्रॉस। तो अब उसको भूल जाओ, मानो कि ये अब एक कोई करंट कैरिंग वायर है एंड विच इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो इट विल एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। बिल्कुल उसी टाइम पे ये वाला वायर भी क्या कर रहा होगा, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण से अब इस पे भी क्या लगेगी, एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। खुद के मैग्नेटिक फील्ड के कारण से वायर पर खुद के कारण से कोई फोर्स नहीं लगेगी। नोट करो बेटा जल्दी से फटाफट जो मैं बोल रहा हूँ पॉइंट्स। इसको वायर नंबर 1 बोल देता हूँ बेटा, वायर नंबर 1, ये वायर नंबर 2। तो लिखो इनफाइनाइट वायर 1, नोट करो पहले, इनफाइनाइट वायर 1 विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड in its surroundings. Now wire number 2 is carrying current and in the influence of magnetic field of wire 1 and in the influence of magnetic field of the wire 1। ठीक है, तो इस तरह से एक करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, सो इट विल एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फोर्स। अगला पॉइंट लिखो बेटा, in the similar way wire 1 will also experience a magnetic force। अगला पॉइंट लिखो, किसी भी वायर पर खुद के मैग्नेटिक फील्ड के कारण से कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। दोबारा से देखो बेटा, नोट करो, किसी भी वायर पर खुद के मैग्नेटिक फील्ड के कारण से कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। उसका कारण आप ऐसे समझ सकते हो बेटा, उसके खुद के एलिमेंट के लिए तो dl की वैल्यू तो 0 हो जाएगी,
है ना। देखो अब आगे ज़रा, तो ज़रा अब यहाँ पे देखते हैं बेटा कि वायर नंबर 1 यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो B1 होगा। तो भाई वो तो इनफाइनाइट वायर है, तो B1 की वैल्यू कैसे लिख दो बेटा, म्यू नॉट I1 अपॉन 2πd, है ना बेटा। इसके कारण से आप मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखोगे तो यही तो आएगा d दूरी के ऊपर, म्यू नॉट I1 अपॉन 2πd। और जो मैग्नेटिक फील्ड 2 है, B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय वायर 1 और क्रिएटेड बाय वायर 1, B2 इज द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द वायर 2। वो यहाँ पे देखो, उसके कारण से बेटा ये डायरेक्शन आपकी आउटवर्ड आ रही है। B2 लिख देता हूँ इसको, अच्छा इसको क्रॉस लिख देते हैं हम। तो B2 बेटा कैसे लिखोगे, म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय 2πd, और ये आपका डॉट हो गया। अब चलो एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं जिस पे मैं फोर्स कंसिडर करना चाहता हूँ। ये बेटा एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, dl एलिमेंट, और बिल्कुल इसके सामने एक और एलिमेंट ले लिया, कहीं पे भी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मुझे उस बात से, वो भी dl एलिमेंट ले लिया। तो बेटा dl की डायरेक्शन ये है और यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ है। तो बेटा यहाँ पे क्या फोर्स लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू 1, ऐसे लिख लो, या तो फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू 1 वो इस तरफ लगेगा। अच्छा बेटा सिमिलरली इसमें देखें, अगर आप dl तो यहाँ और b बाहर की तरफ है, तो आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे इस तरफ से लग रहा है। दिस इज फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू 2। तो एक बात तो समझ में आ रही है कि भैया जो फोर्स की जो डायरेक्शन 1 पे और जो 2 पे लग रही है वो अपोजिट है एक दूसरे के, और यह फोर्स अट्रैक्टिव लग रही है। ये वाला वायर इसको खींचने की कोशिश कर रहा है, ये वाला इसको खींचने की कोशिश कर रहा है। दिस विल बी एन अट्रैक्टिव फोर्स। खैर इस पे बात करेंगे, अभी पहले जरा मैग्नीट्यूड की बात करें। F21 देखो बेटा, यहाँ पे dl और b के बीच में एंगल तो कितना है, एंगल तो 90 डिग्री है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखूँ, मैग्नेटिक फोर्स तो B1 है, करंट सर इसके अंदर I2 बह रहा है, और भाई इसकी लेंथ है वो लेंथ dl है। इसको मैं ऐसे लिख दूँ बेटा, F21 डिवाइडेड बाई dl, या इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं है। तो बेटा B1 तो आपका कितना है, म्यू नॉट I1 अपॉन 2πd इंटू I2। तो भाई फोर्स ऑन वायर 2 पर यूनिट लेंथ वो कितना आ गया, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। दिस इज बेटा नॉट नेट फोर्स, ये बात ध्यान रखना है आपने, दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। जो फोर्स पर यूनिट लेंथ यहाँ पर लगी वो कितना लगा बेटा, वो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd लगा। बोलो क्लियर है क्या। और इस पर जो ये फोर्स का डायरेक्शन लगा बेटा वो इस तरफ लग रहा है, ये नोट करो। फिर जरा F12 बाई dl कैलकुलेट करते हैं, ये नोट करो जल्दी से। तो बेटा ये तो आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, दिस इज फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू 1 पर यूनिट लेंथ। अब एक काम करो, यहीं पे इधर देख लेते हैं। सिमिलरली फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू 2 अगर मैं बात करूं, मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, डायरेक्शन तो मैं देख चुका हूं। तो बेटा क्या आएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो B2 है, करंट उसका खुद का है I1 और लेंथ dl। तो F12 बाई dl बेटा म्यू 2, इसको B2 को आप क्या लिखोगे, म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई 2πd, और बेटा ये I1 से मल्टीप्लाई कर दिया, बड़े कमाल की रिजल्ट आ गया, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। यानी कि दोनों जो वायर्स हैं उन पर जो मैग्नीट्यूड जो है फोर्स का, फोर्स पर यूनिट लेंथ का बेटा वह सेम आ रहा है। जरा आप देखिएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd, और यहाँ पे भी म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd आ रहा है। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स जो है पर यूनिट लेंथ, उसके बीच में और दूरी के बीच का अगर आप ग्राफ बनाएं, फोर्स पर यूनिट लेंथ का और दूरी का, तो बेटा वो इस तरह का ग्राफ आ रहा होगा।
लेकिन अभी इसमें और 2-4 चीज़ें नोट करनी बाकी हैं। ज़रा मैं इधर से रब कर देता हूँ, फिर नोट करवाता हूँ आपको। देखो क्या क्या बात समझ में आई बेटा। एक बात तो ये समझ में आ गई, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि सर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। एक बात। दूसरी बात कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है सर। F12 बाई डी एल इज इक्वल टू मॉड ऑफ F21 बाई डी एल। ये बात बार बार बता रहा हूँ, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी फोर्स पर यूनिट लेंथ है, ये फोर्स नहीं है। आपको अगर टोटल लेंथ दे रखी होगी तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन यू विल फाइंड द टोटल फोर्स। ये तो फोर्स पर यूनिट लेंथ है। अगली बात क्या कि इफ करंट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, then wires have attractive forces on each other, or we can say then wires exert अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी बेटा, दोनों एक दूसरे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, और वह जो फोर्स आएगा वह फोर्स कितना रहेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ विल बी म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। अगर आपको लेंथ दे रखी है तो उतने लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बात समझ में आ गई। अब जरा बेटा एक और केस करते हैं कि जब करंट आपका जो है वो कहाँ होगा, जब करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। तो सेम डायरेक्शन में अट्रैक्टिव फोर्सेज आ रही हैं, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में देख लेते हैं क्या आएगा। केस 2, इफ करंट इज फ्लोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस, ये मान लो बेटा आपका I1 करंट है और ये आपका करंट क्या है बेटा, I2 है। इनके बीच की दूरी D है। लॉजिक और कंसेप्ट बिल्कुल वही है जो पिछले पार्ट में हमने किया था कि सर इसके कारण से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्रॉस आएगा, वो B1 आएगा। इसके कारण से अगर मैं बात करूँ, अब इसके कारण से अगर आप देखोगे तो इसके कारण से भी बेटा इस बार जो करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आ रही है वो क्रॉस ही आ रही है इस पर। तो भाई अब मैं यहाँ पे ये कोई छोटा सा एलिमेंट DL ले लिया मैंने, और इसके ऊपर अब जरा फोर्स की बात करें तो DL नीचे की तरफ है और B क्रॉस है, तो इस पे बेटा जो फोर्स की डायरेक्शन आ रही है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वो इधर आ रही है। यहाँ DL और B बेटा इस पे भी अगर मैं DL एलिमेंट पे बात करूँ तो बेटा फोर्स यहाँ आ रही है। आप राइट एंड का DL क्रॉस B से डायरेक्शन देख सकते हैं। दोनों पे बेटा ये जो फोर्स की डायरेक्शन है वो तो अपोजिट है नो डाउट, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, दोनों क्या हो रहे हैं, रिपल्सिव फोर्सेस एक दूसरे पे लगा रहे हैं। तो वो कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। अगर मैं बात करूँ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो बेटा कैसे लिखोगे, B1 है ना, B1 इंटू करंट I2 है इंटू DL बेटा। तो F21 बाई DL की बात करें तो B1 क्या आएगा बेटा, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी, और ये I2 ही है। तो आप देखोगे तो वही मैग्नीट्यूड आ गया जो पिछले वाले केस में आ रहा था जब करंट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो भी ना फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, अगर उसकी बात करूँ तो बेटा कितना आ जाएगा, B2 इंटू I1 इंटू DL। तो F12 बाई DL, B2 को कैसे लिखूँ बेटा, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी इंटू I1। तो आप देखोगे कि जो पिछले वाले केस में जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेज आया था वो यहाँ पे अभी भी वही आया है। यानी कि यहाँ पे भी बेटा क्या क्या बातें समझ में आ रही हैं कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21। दूसरी बात की जो मैग्नीट्यूड है F12 बाई DL का
वो बराबर है किसके, F21/dl के, मैग्नीट्यूड बराबर है दोनों का। एंड इफ करंट इज मूविंग and if current is in the opposite direction, then wires exert repulsive force on each other। मैग्नीट्यूड बेटा सेम ही रहेगा, बट इन दिस केस दे विल एक्सर्ट रिपल्सिव फोर्सेस। तो ये बेटा हमने डेरिवेशन की है। इस पर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे इसमें। ठीक है, थैंक यू।